सुना है सुरेंद्र के बेटों ने खुद अपने सगे खून को मौत के घाट उतार दिया। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? मैं नहीं मान सकता कि ये सच है। रमेश के बेटे तो इतने संस्कारी हैं कि क्या बताऊं। भगवान सबको ऐसी ही औलाद दे। वो ऐसा नहीं कर सकते। जरूर ये खून सुरेंद्र ने किया होगा और बाद में बेटों का नाम लिख दिया। बिलासपुर गांव में सुरेंद्र अपनी पत्नी रेशमा, 7 बेटों और एक बेटी मधु के साथ रहता था। सातों भाई अपनी बहन मधु से बहुत प्यार करते थे। ए जी, सुनते हो? मधु अब बड़ी हो रही है, हमारी इकलौती बेटी है और हमने अब तक उसके लिए कुछ भी नहीं किया है। उसकी शादी के लिए कोई इंतजाम तक नहीं किया। ये सोचकर मन बहुत घबराता है। अरे भाग्यवान, चिंता क्यों करती हो? मैं आज इसका इंतजाम करता हूँ। आखिर हमारी बेटी एक है, उसकी शादी में कोई कमी नहीं रहेगी, चाहे मुझे जी जान क्यों नहीं लगानी पड़े। वो दोनों बात कर ही रहे थे, तभी उनका बड़ा बेटा रोहन वहाँ आता है। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। रुक मनोज, एक बात कहनी है बेटा। जी पिताजी, कहिए। देख बेटा, अब मधु छोटी नहीं रही, उसके ब्याह की चिंता अब हम सबको करनी होगी। मैं चाहता हूँ कि आज से तुम सातों भाई जो भी कमाओ उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर महीने अपनी बहन की शादी के लिए बचाओ। पिताजी, आपकी बात एकदम सही है। हमारी बहन और उसकी शादी की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सातों भाई हर महीने कुछ पैसे जरूर जमा करेंगे ताकि मधु की शादी अच्छे घर में हो सके। हाँ पिताजी, मैं भी तैयार हूँ। मधु सिर्फ आपकी नहीं, हमारी भी जान है। उसके लिए हम सब कुछ करेंगे। फिर धीरे धीरे सातों भाई तैयार हो जाते हैं और वे सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में आकर प्रेम बड़े भाई से कहता है, भैया, एक बात सोच रहा हूँ। हम जितना कमाते हैं उसमें से अगर बहन की शादी के लिए हिस्सा अलग करेंगे तो हमारे पास खुद के लिए क्या बचेगा? कल के दिन हमारी भी शादी होनी है। हाँ भैया, यही बात तो मैं भी सोच रहा था। अब सोचो ना, पूरा साल मेहनत करो और पैसा फिर बहन की शादी में चला जाए तो खुद के लिए क्या रहेगा? तो क्यों ना साफ साफ बोल दे कि हम पैसे नहीं देंगे। पागल है क्या? क्या पिताजी को जानता नहीं है तू? अगर कुछ बोला ना तो डंडा लेकर पीछा कर देंगे। अरे एक बार मारा था ना जब तुम लोग छोटे छोटे थे, इतना मारे थे कि मैं हफ्ते भर तक सीधा खड़ा नहीं हो पाया। उसी डर से हाँ कर दिया था, पर यकीन मानो मन से नहीं कहा। चलो अभी तो थोड़े थोड़े देंगे, कुछ महीने तक, फिर देखते हैं क्या करना है। धीरे धीरे पिताजी भी भूल जाएंगे। कुछ महीने बीतते हैं। सभी भाई हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहते हैं एक संदूक में मधु की शादी के लिए। 6 महीने बाद रोहन संदूक खोलकर देखता है, उसमें नोटों की गड्डियां भरी पड़ी थी। प्रेम, देख रहे हो ना, ये संदूक कितना भर गया है पैसों से। और ये सब कुछ किसके लिए? हमारी बहन के लिए। हम दिन रात खेत में मरते हैं, कमर तोड़ मेहनत करते हैं और फल कोई और खाए। क्या फायदा ऐसे त्याग का? तो भैया अब क्या करें? ये तो पिताजी का आदेश था। उन्होंने कहा था कि हमारी बहन की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और आपने ही तो कहा था। अब हम चाह कर भी क्या कर सकते हैं? तो क्या पिताजी के नाम पर खुद को ही खो दें? सोचो, अगर ये पैसे हमारे पास रहे तो हम सबके जीवन बदल जाएंगे। फिर वो सोचते हुए बोला, अगर मधु ही न रहे तो न शादी का झंझट और न पैसे खर्च होंगे। आप कहना क्या चाहते हैं? सब कहिए। पास के जंगल में रात को एक खूंखार शेर आता है। अगर हम मधु को वहां छोड़ आए और तो शेर अपना काम कर देगा और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। पैसे भी बच जाएंगे और बहाना भी बन जाएगा। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इससे ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अगर बहन ही नहीं रहेगी तो सब झंझट खत्म हो जाएगी। ना पैसे जमा करने का झंझट रहेगा और ना ही हर महीने हिसाब किताब का टेंशन। भैया, आपने तो दिल की बात कह दी। हमने भी कुछ दिन पहले ही सुना था कि एक लकड़हारा उस जंगल में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। अगली सुबह सिर्फ उसकी हड्डियां मिली थी
तो फिर तय रहा, हम सुबह ही उसे मधु को लेकर जंगल चलते हैं। हाँ, यही सही रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। सभी भाई लालच में आकर राजी हो जाते हैं। अगली सुबह जैसे ही होती है, रोहन अपनी बहन के पास आता है और उसको बड़े प्यार से बोलता है, मधु बहन, जरा चलो, हमारे साथ जंगल तक चलना है। जंगल क्यों भैया? वहाँ क्यों जाना है? मैं नहीं जाऊंगी, वहाँ तो बहुत ही सारे कीड़े होते हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, और कितने दिन है तू यहाँ? जब से पिताजी ने तेरी शादी की बात की है, मेरा तो कलेजा ही फट सा गया है। श्याम ठीक कह रहा है, समझ नहीं आता वो समय कैसा होगा जब तू विदा होकर इस घर से चली जाएगी। ये सारी बातें सुनकर मधु भावुक हो गई। ठीक है भैया, आप सब अगर कह रहे हो तो चलती हूँ। सातों भाई अपनी बहन को जंगल की गहराई में ले जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा था। भैया, ये जगह तो बहुत सुनसान है, मुझे डर लग रहा है, जल्दी लकड़ियाँ लेकर चलिए ना। हाँ बहना, चलते हैं, पहले तुम यहीं बैठो, थोड़ा आराम करो। तभी रोहन हाथ में एक रस्सी लेकर आता है। ये रस्सी क्यों ला रहे हो आप? मधु, ये रस्सी तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। हम सब एक खेल खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। चलो इस पेड़ के सामने खड़ी हो जाओ। नहीं, मुझे ये खेल नहीं खेलना, मुझे डर लग रहा है। ये जंगल बहुत डरावना है, मुझे घर ले चलो ना, मुझे माँ के पास जाना है। अरे और चुप कर, बहुत बोलती है तू। जो कहा वही कर। चल पेड़ के पास जा और चुपचाप खड़ी हो जा। जल्दी कर, वरना तेरे लिए खेल और भी खतरनाक हो जाएगा। ये तो हम प्यार से कह रहे हैं। भैया, आप सब मुझे डांट क्यों रहे हैं? ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं आपकी बहन हूँ भैया, मुझे मत बांधो ना। बहन है तभी तो अब तक चुप है, वरना कोई और होता तो अभी तक जंगल के किसी कोने में दफना चुका होता। चुपचाप खड़ी हो जा मधु, वरना बहुत बुरा होगा। इतना कहकर रोहन और बाकी भाई मधु को एक मोटे पेड़ से कसकर रस्सी से बांध देते हैं। मधु जोर जोर से चीखने लगती है, भैया, भैया, ये क्या कर रहे हो? आपने मुझे क्यों बांध दिया भैया? चिल्ला मत मधु, अब तू समझ ही गई होगी जो हम करने आए हैं। तुझ पर अब दया नहीं कर सकते। अब इसी पेड़ से बंधी रहे और कुछ ही देर में शेर आता होगा और तुझे खा जाएगा और हम सभी भाइयों को तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। मैं आपकी वही बहन हूँ जिसके लिए आपने कसम खाई थी कि आप सारी जिंदगी मेरी रक्षा करेंगे। क्या वही भाई मुझे आज शेर के हवाले कर देंगे? हमने बहुत सोचा था मधु, लेकिन हमारी भी जिंदगी है, हम भी थक चुके हैं। बस यही एक रास्ता बचा था। मुझे मत छोड़ो भैया, मैं मर जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी शादी मत करो, मुझे अपने साथ रख लो, लेकिन ये मत करो भैया, मुझे छोड़ दो भैया, छोड़ दो। सातों भाई मधु को पेड़ से बांधकर झाड़ियों के पीछे छिप जाते हैं। मधु पेड़ से बंधी रोती रहती है। कुछ ही देर में सूरज डूबने को था। जंगल के सन्नाटे में शेर की दहाड़ गूंजती है और सातों भाई झाड़ियों के पीछे छिपे देख रहे थे। और कुछ ही देर में झाड़ियों में से एक खूंखार शेर निकलता है और मधु को खा जाता है। फिर शेर धीरे धीरे झाड़ियों से गायब हो जाता है। वाह, शेर ने तो काम ही कर दिया। चलो, अब कोई बोझ नहीं रहा। अब सारा धन सिर्फ हमारा है, सिर्फ हमारा। हाँ, बचपन से ही माँ कहती थी मधु सबसे अलग है। देखो, अब सच में अलग हो गई हमसे। लेकिन भैया, हमें माँ पिताजी को यकीन दिलाने के लिए कुछ निशानी ले जानी होगी। फिर वो सब मिलकर कुछ हड्डियां इकट्ठा कर लेते हैं। अब कोई शक नहीं करेगा। ये देखो, ये हड्डियां माँ और पिताजी को यकीन दिलाने के लिए काफी है। अब तो पिताजी भी हमारी बात पर यकीन कर लेंगे। रोहन अपने हाथ में हड्डियों की गठरी उठाता है। सभी भाई अपने अपने चेहरे पर बनावटी दुख का मुखौटा चढ़ा लेते हैं और घर की तरफ बढ़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर
सुनिए जी, मधु कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। सुबह जब हम दोनों खेत गए थे तो उसे घर पर ही रहने को कहा था। कहाँ चली गई, अब तक वापस नहीं आई। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है जी। अरे गई हो कि कहीं आस पड़ोस में खेलने या बात करने आ जाएगी। तुम हमेशा बेवजह घबरा जाती हो। नहीं जी, आज कुछ अलग है। कभी हमारी बच्ची इतनी देर तक बाहर नहीं रही। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, जैसे कुछ अनहोनी हो गई हो। अरे रेशमा, कुछ नहीं होगा। तुम्हें तो हमेशा किसी न किसी बात की फिक्र लगी रहती है। कह दिया ना आ जाएगी। इतने में घर के सातों बेटे घर के अंदर प्रवेश करते हैं। रोहन, मधु कहाँ है? क्या तुमने उसे कहीं देखा? पिताजी, एक बुरी खबर है। मधु हमारे साथ जंगल चलने की जिद कर रही थी। हम सब उसे मना करते रहे पर वो नहीं मानी। हम सब लकड़ियां लेने जा रहे थे। उसी वक्त अचानक एक शेर आ गया और हमारी आंखों के सामने ही पिताजी, शेर ने हमारी बहन को मार डाला। अब हम कुछ भी नहीं कर पाए। अब सबको माफ कर दीजिए पिताजी। हम 7 भाई होकर भी अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सके। इसके लिए हम सबको माफ कर दीजिए। तभी रोहन धीरे से एक कपड़े में लिपटी हड्डियां आगे बढ़ाता है। ये रही पिताजी मधु की हड्डियां, जिससे मैं आखिरी संस्कार के लिए लेकर आया हूँ, ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। नहीं, नहीं, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी मधु मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। वो तो मेरी जान थी, वो तो मेरी रोशनी थी। रेशमा, जो एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी, जैसे ही वो कपड़े में बंधी हड्डियां देखती है, नहीं, ये मेरी मधु नहीं है, ये मेरी बच्ची नहीं है, मेरी बेटी नहीं मर सकती, नहीं मर सकती। इतना कहकर रेशमा जोर जोर से सर दीवार पर मारने लग जाती है और मूर्छित होकर जमीन पर गिर जाती है। रेशमा, हे भगवान, रेशमा को क्या हुआ? रेशमा, क्या हुआ तुम्हें? कोई वैद्य को बुलाओ, जल्दी से वैद्य को बुलाओ। रेशमा को क्या हो गया? पिताजी, आप माँ का ध्यान रखिए, मैं वैद्य जी को लेकर आता हूँ। इतना कहकर रोहन भागते हुए वैद्य के पास जाता है। वैद्य जी, चलिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वो अपना सर दीवारों से पटक कर बेहोश हो गई है। ठीक है, चलो चलते हैं। कुछ ही देर में रोहन वैद्य के साथ घर आ जाता है। वैद्य रेशमा की नब्ज देखता है, माथा छूता है और फिर धीरे से सुरेंद्र की तरफ देखता है। अभी कुछ ऐसा हुआ है जिससे कि आपकी पत्नी के दिमाग में कोई गहरा सदमा लगा है। हाँ, वो मेरी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनते ही वो सर पटकने लगी और बेहोश हो गई। आपकी पत्नी वो अपनी बेटी के जाने का दुख नहीं सह पाई और अब उसका दिमाग संतुलित नहीं रहा। इसकी हालत बहुत नाजुक है। इन्हें बहुत संभाल कर रखिएगा। कभी भी अकेले घर से बाहर मत जाने दीजिएगा। इनका कोई इलाज नहीं है। इन्हें बस खास देखभाल की जरूरत है। धीरे धीरे समय के साथ साथ ये ठीक हो जाएंगी और इसके खाने पीने का भी खास ध्यान रखिएगा। इतना कहकर वैद्य वहाँ से चला जाता है। तुम सभी भाई ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई है, इसलिए अब ये तुम सबकी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी माँ की अच्छी तरह से देखभाल करो। पिताजी, मैं अपनी माँ को अच्छी तरह से देखभाल करूंगा। आप निश्चिंत रहिए, माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। और वो जो हड्डियां लेकर आए थे मधु की, उन सभी को संभाल कर रख दो। तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो हम पूजा पाठ करके मधु का अंतिम संस्कार कर देंगे। जी पिताजी, मैं उसे संभाल कर रख देता हूँ। इतना कहकर सुरेंद्र वहाँ से चला जाता है। अब क्या होगा? ये तो माँ की तबीयत खराब हो गई। हम सब ने कुछ कहीं गलत तो नहीं कर दिया ना? क्या हमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जो नहीं करना चाहिए था? अरे नहीं, कुछ भी गलत नहीं किया हमने। बस माँ को थोड़ा झटका लगा है, सदमा है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। यूं बेवजह चिंता मत करो।
इतना सारा खजाना हमें मिला है तो कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना। अगर माँ की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो हो जाने दो, ठीक हो जाएगी। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाता है। बस ये सोचो हमारे पास अभी कितना पैसा है और हम क्या क्या कर सकते हैं उन पैसों से। वो सारे भाई देर तक बातें करते रहते हैं और फिर सब धीरे धीरे सो गए। जैसे ही भोर की पहली किरण आकाश में चमकती है, रेशमा की आंखें खुल जाती है। मधु, मधु तू मुझे बुला रही है ना बेटी? मैं आ रही हूँ, अब तुझे अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं आ रही हूँ बेटा, मैं आ रही हूँ। रेशमा नंगे पांव जंगल की तरफ दौड़ती चली जाती है। तभी गांव के दो आदमी वहाँ खड़े होते हैं। अरे अरे ओ रेशमा भाभी, अरे इतनी सुबह सुबह कहाँ भाग रही हो? कहाँ भाग रही हो बहन? सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ तो बोलो। रेशमा बिना कोई जवाब दिए तेज कदमों से आगे निकल जाती है। भाई क्या हो गया रेशमा भाभी को? ये तो हमेशा मुस्कुराने वाली थी, हर किसी की मदद करने वाली थी। इन्हें क्या हो गया? इसे आज इस तरह पागलों की तरह जंगल की ओर भाग रही है। हाँ यार, रेशमा जैसी औरत को हमने कभी ऐसे नहीं देखा। उसकी आंखों में जैसे कुछ टूट गया है। कोई आंख सी दिख रही है, न डर है न होश लगता है, जैसे कोई बड़ा तूफान आया है उसके जीवन में। जरूर कोई गहरी चोट लगी है। इस तरह नंगे पांव जंगल की तरफ भागना ऐसे हमने कभी नहीं देखा। रेशमा सबकी बातों को नजरअंदाज करते हुए जाती है। वो चलते चलते उसी जंगल में पहुंच जाती है जहां उसकी बेटी मधु को मारा गया था। कहाँ है मेरी मधु? पेड़ों, बताओ ना वो कहाँ गई है? मैं उसकी माँ हूँ, कोई कैसे उसकी चीख सुनकर भी चुप रह सकता है? मधु, मधु मैं आ गई हूँ बेटा। अब कोई तुझे नहीं छीन सकता, कोई नहीं। अब हम दोनों साथ रहेंगे बेटा। तभी उसे एक पेड़ के पास मधु के कुछ खून का अवशेष दिखाई देता है। यही है ना तेरे आखिरी निशान मधु? यही तुझे खा गया था ना वो शेर? तू मेरी ही नहीं, तू तो अपने सातों भाइयों की आंखों का तारा थी, उनकी जान थी, उनकी खिलखिलाहट थी। फिर क्यों चली गई तू? तभी अचानक कपड़ों में से एक आवाज आती है। माँ, ऐसा मत कहो माँ, वो मेरे भाई नहीं थे, वो मेरे कातिल थे माँ। उन्होंने ही मुझे उस पेड़ से बांधा था। उनके ही सामने शेर ने मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा नोच लिया था माँ। और कोई नहीं बोला माँ, कोई भी नहीं चिल्लाया। सब देख रहे थे और सब खुश थे माँ। रेशमा ये आवाज सुनकर हैरान रह गई, पर वो अपने पागलपन में इतना खो गई थी कि उसको एक पल को याद ही नहीं रहा कि मधु मर चुकी है। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? बेटी, तुम्हारे भाइयों ने ऐसा किया, लेकिन वो तो तुम्हारे अपने भाई थे ना, फिर वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? माँ, मैं उन लोगों पर बोझ बनने लगी थी, इस वजह से उन लोगों ने ऐसा किया। ये सुनकर रेशमा की तो जैसे दुनिया ही घूम गई हो। उसको अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया। मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने मेरी फूल सी बच्ची को इतनी दरिंदगी से मारा है। मैं तुम्हारे पिताजी को सब सच बता दूंगी, वो उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इतना कहकर जैसे ही रेशमा पीछे मुड़ती है, उसकी आंखें फट जाती है। सामने उसके सातों बेटे खामोश खड़े थे। माँ, अब तूने हमारी सच्चाई जान ली है तो तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। तुमने तो उसी दिन मुझे मार डाला था जिस दिन मेरी फूल सी बच्ची को मौत के मुंह में धकेला था। अब तुम चाहो तो मेरे जिस्म को भी मिटा दो, लेकिन मेरी आत्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मैं राजा के पास जाऊंगी और बताऊंगी कि कैसे उनके राज्य में बेटी का कत्ल हुआ है। बड़े भैया, क्या करें? अब माँ को भी, अब जो भी रास्ते में आएगा उसे मिटा देंगे, चाहे वो माँ ही क्यों ना हो। भैया, ये लो चाकू, मैं इसे भी अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं जानता था इसका काम जरूर पड़ेगा। शाबाश मेरे भाई, तूने तो काम आसान कर दिया। अम्मा को खत्म करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। सातों भाई एक साथ रेशमा की ओर बढ़ते हैं। उनके हाथों में लकड़ी, पत्थर और क्रूरता थी। रेशमा आंखें बंद करके मधु का नाम पुकारती है। मधु, मेरी बच्ची, अब अगर तू कही है
तो एक बार फिर मुझे बचा ले बेटी। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। उसी वक्त